हेलो दोस्तों, द रिसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। और हाँ, अगर आप अपनी आप बीती मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली घटना। मेरा नाम सुरेश पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरा पेशा एक छोटे से किराने की दुकान का मालिक हूँ मैं। यह कहानी सन 2017 की है। मैं अभी भी उस रात को याद करता हूँ जैसे वो कल की ही बात हो। यह माघ के महीने में था, जब हवा में ठंड बहुत अधिक होती है और आसमान अधिकतर समय बादलों से ढका रहता है। गांव जहां यह घटना हुई उसका नाम चौखंडी है, जो वाराणसी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यह एक छोटा सा गांव है जो खेतों और नदियों से घिरा हुआ है। लोग यहाँ साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेत और शाप से जुड़ी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा चलन में है। इस कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम था बाबा रामदी। वह लगभग 65 साल के थे, कमज़ोर और हमेशा गंदी सफ़ेद कुर्ता पहनते थे। उनका घर एक कच्ची झोपड़ी में था जिसमें बिजली तक नहीं थी। वह दिन भर नदी में मछली पकड़ने का काम करते थे। गांव के हर कोई उन्हें जानता था, लेकिन किसी को उनसे खास लगाव नहीं था, क्योंकि वह अक्सर अपने आप से बातें करते थे या फिर पानी की ओर घूरते हुए मंत्र पढ़ते थे। लोग कहते थे कि रामदीन पागल है, और कुछ लोगों का कहना था कि रामदीन किसी तरह का बदशगुनी से सौदा किया है। एक शाम अपनी दुकान बंद करने के बाद मैंने फैसला किया कि चौखंडी गांव में अपने चचेरे भाई राजू के घर छुट्टी बिताऊंगा। राजू वहाँ किसानी का काम करता था। मेरे आने के दूसरे दिन राजू ने मुझे बाबा रामदीन के बारे में बताया और मुझे चेतावनी दी कि उनकी झोपड़ी के पास तुम मत जाना, खासकर सूरज डूबने के बाद। वो जगह ठीक नहीं लगती, राजू ने कहा। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस रात नदी के किनारे जाने पर मजबूर कर दिया। वहाँ पहुंचकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक से ठंडी पड़ गई थी, जबकि यह गर्मी का मौसम था। वहाँ एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ हो। मैंने झोपड़ी के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें सुनी, किसी के फुसफुसाने जैसी, मानो कोई राज बता रहा हो। झोपड़ी की दीवार से झांक कर मैंने देखा कि बाबा रामदीन फर्श पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक बड़ी पीतल की थाली थी जिसमें चावल, फूल और कुछ कच्ची मछलियाँ रखी थीं। वह किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तभी मुझे एक छाया दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना, लेकिन फिर छाया साफ दिखने लगी। यह इंसान जैसा नहीं था। यह लंबा, पतला और धुएं की तरह लहराता हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवा में तैर रहा हो। अचानक बाबा रामदीन ने मंत्र पढ़ना बंद किया और थाली से एक मछली उठाई।
उसे हवा में ऊपर उठाया, मानो किसी को चढ़ावा दे रही हो, और फिर उसी कमरे के एक कोने में फेंक दिया। उसी पल मैंने एक अजीब सी हंसी सुनी, जिसके बाद पानी की छलकन की आवाज़ आई। लेकिन झोपड़ी के अंदर पानी कहाँ से आ सकता था? डर के मारे मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, कोई आवाज़ न उठाते हुए। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ छू गया। मैं जड़वत खड़ा हो गया, चिल्ला नहीं पाया। जब मैंने अंत में देखने की हिम्मत की तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ गांव की ओर जाने वाला खाली रास्ता, और दूर दूर तक न आगे न पीछे कोई भी इंसान या इंसान की जात न थी। राजू के घर पहुंचकर मैं उस रात सो नहीं पाया। मैं काफ़ी डरा हुआ था। वह घटना अभी भी मेरे नज़रों के सामने से गुजर रही थी। अगली सुबह मैंने राजू से बाबा रामदीन के बारे में फिर से पूछा। राजू ने बताया कि कई लोग मानते हैं कि बाबा ने कई साल पहले काला जादू करके एक प्रेत बुलाया था। उन्होंने हफ्ते में एक बार मछली चढ़ाकर उसे खुश रखा, और बदले में प्रेत ने उन्हें नदी में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने में मदद की। लेकिन अब कोई उनकी झोपड़ी के पास नहीं जाता था, क्योंकि अजीब सी घटनाएं होती रहती थी। लोग कहते थे कि रात को चीखें सुनाई देती हैं, और एक बार एक लड़का शपथ खाकर कहता था कि उसने नदी के किनारे पर चमकती आंखों वाली एक आकृति देखी थी। कुछ दिनों बाद बाबा रामदीन एक दिन अचानक से गायब हो गए। उनकी झोपड़ी खाली पाई गई, जिसमें सिर्फ थाली और बिखरे हुए चावल बचे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें निगल लिया है, जिसकी वो पूजा करते थे। दूसरों का मानना था कि वह कहीं चली गई। प्रेत पर काबू नहीं हो पा रहा था। आज तक किसी को यह नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, न राजू को न मेरे किसी दोस्त को, क्योंकि कभी कभी जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूँ तो मुझे अभी भी वो ठंडा हाथ अपने कंधे पे महसूस होता है, और मैं सोचता हूँ क्या बाबा रामदीन का प्रेत मेरे पीछे आ गया है। तो आइए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम सुषमा शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से हूँ। मेरी उम्र 31 साल है, और मेरा पेशा एक नर्स का है। यह कहानी सन 2016 की है। यह कहानी मेरी चाची के बारे में है, जो अपने पूरे इलाके में एक साधारण और सहज महिला के रूप में जानी जाती थी। उनका नाम शांता देवी था, और वह 45 साल की थी। उनके पति यानी कि मेरे चाचा एक स्कूल टीचर थे। वे गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे, जिसका नाम बड़ाउली था। यह गांव गोरखपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। बड़ाउली एक शांत और हरियाली से भरा इलाका था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन यहाँ भी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जैसे सामान्यतः लोग गांव में करते हैं। 2016 का जून महीना था। मैं अपनी नौकरी की छुट्टी के दौरान बड़ाउली आई थी। मेरी चाची बहुत ही मेहनती और दयालु महिला थी। वे हमेशा
घर का हर काम सही से करती थी और अपने परिवार की देखभाल करती थी। उनके परिवार में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल सा गया। एक शाम मैं अपने चाचा के घर बैठी थी और चाची बाहर के आंगन में खाना पका रही थी। अचानक से आंगन से एक जोरदार आवाज आई। हम सब डरे से आंगन की ओर दौड़े। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि चाची फर्श पर बैठी थी और उनके हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। वे बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे दबा रहा है। उस दिन के बाद से चाची का व्यवहार अजीब होने लगा। वे रात को बार बार चिल्लाने लगी थी और उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरुष बोल रहा हो। उनकी आंखें काली पड़ जाती थी और उनका शरीर बेहद ठंडा हो जाता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो चाची खड़ी थी और उनका सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा था और वे बोल रही थी, तुम सब मेरे रास्ते से हटो। हम सब बहुत डर गए। मेरे चाचा ने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने चाची को देखकर कहा कि उन पर किसी प्रेत का असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह शायद किसी ने जादू टोना किया होगा, क्योंकि चाची ने किसी से झगड़ा नहीं किया था। फिर यह अचानक कहाँ से आया होगा, यह सोचकर हम सभी परेशान हो रहे थे। पंडित जी ने पूजा पाठ करना शुरू किया, लेकिन हर रात जब वे पूजा करते तो घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थी। कभी चाय का कप अपने आप गिर जाता, कभी पंखा बंद हो जाता था। एक रात मैंने देखा कि चाची का शरीर हवा में उड़ने लगा। वो जिस अवस्था में सोई हुई थी वैसे ही शरीर उड़ रहा था और उनकी आवाज़ में अजीब सी हंसी थी। वे बोली, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। इस बीच चाची का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। वे खाना नहीं खाती और उनका वजन कम होता जा रहा था। उनकी आंखें काली पड़ गई थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो हमें और भी डराती थी। एक दिन पंडित जी ने कहा कि अगर हम इस प्रेत को शांत नहीं कर पाए तो चाची का जीवन खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने एक बड़ी पूजा की तैयारी की। उस दिन गांव के कई लोग हमारे घर आए। पूजा शुरू हुई और उसके दौरान चाची ने अजीब अजीब बातें कहीं। वे बोली, मैं इस घर में बहुत सालों से रहता हूँ। तुम्हारी इस महिला ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की है। इस बात से सबको लगा कि यह प्रेत गांव से जुड़ा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि लिए हमें एक विशेष यज्ञ करना होगा। उस रात पूरे घर में अजीब सी ठंड पड़ गई और हवा में एक अजीब सी गंध थी। एक ऐसी गंध जैसे लगता था कोई मांस सड़ रहा हो। पूजा के बाद चाची थोड़ी बेहतर लगने लगी। उनका चेहरा फिर से सामान्य होने लगा और वे खाना खाने लगी। लेकिन एक रात जब सो रहे थे
तो मुझे फिर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो चाची फिर से घर के बाहर खड़ी थी और उनकी आवाज़ में वही अजीब सा गुस्सा था। वे बोली, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। उसके बाद हमने कोई और आवाज़ नहीं सुनी। सुबह होने तक चाची फिर से सामान्य लगने लगी, लेकिन अब भी कभी कभी मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई और है। उनकी आंखें कभी कभी अजीब सी लगती हैं और उनकी मुस्कान अजीब सी लगती है। एक बार और की घटना अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे चाचा जी को मैंने कहा कि मुझे मछली खाना है, तो वो शाम को मछली खरीद कर ले आए और उन्होंने चाची को बनाने के लिए दे दिया। फिर मैं अपने रूम में मोबाइल देख रही थी। अचानक मुझे कुछ बात करनी थी चाची से, तो मैं गई आंगन की ओर जहाँ चाची मछली बना रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि चाची उन मछलियों को कच्चा खा रही हैं और मुझे देखकर वो बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी और मैं बिल्कुल घबरा गई। मैं दौड़ के घर से बाहर की ओर भागी और साथ में ही चाय की दुकान पे चाचा जी थे और मैंने उन्हें बुलाया। जब चाचा जी आए तो चाची सामान्य हो चुकी थी और वो मछली काट के बनाने लगी। उस पंडित जी के बाद चाचा जी ने कई ओझा और तांत्रिक से चाची को दिखाया है, लेकिन अभी तक इसका कुछ हल नहीं निकला है। अगर आप में से कोई हमारी मदद कर सकता है तो कृपया करके बताएं। आइए दोस्तों, आज की आखिरी और तीसरी कहानी। चेन्नई, सुबह के लगभग 2:30 बजे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक सिगरेट पी लूं। अब सोचकर मुझे यह बात बिल्कुल बेमतलब लगती है, क्योंकि घर पर तो पी ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेसंत नगर के बीच की ओर एक लंबी सैर करने का फैसला किया। जब मैं चल रहा था तो मुझे एक झुंड कुत्तों ने पीछा करना शुरू कर दिया। फिर ज़्यादा डरावना नहीं लग रहे थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। मुझे लगा चलो अच्छी संगति है, जहाँ मैं अकेला था अब साथ में ये लोग भी सही। लेकिन लगभग 10 मिनट चलने के बाद उनमें से एक कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही मैंने देखा, वे सभी चारों कुत्ते सड़क पर एकदम से बैठ गए। एक या दो नहीं, सभी चारों ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत डरावना देख लिया जिससे डर गए हूँ। यह बहुत अजीब था। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है। मैं फिर से आगे मुड़कर चलने लगा, लेकिन थोड़ी देर में ही वही हुआ, भौंकना, मेरी ओर देखना और फिर मेरे देखते ही उनका डर के बैठ जाना। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन यह सब मुझे धीरे धीरे डराने लगा था। यह चीज़ बार बार होती रही, लगभग 8 से 10 बार, जब तक मैं समुद्र तट की ओर जा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ कितनी बार मुझे बताती थी कि रात के 3 बजे के आसपास भूत घूमते हैं और कुत्ते आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था मैं उसे सिर्फ संयोग के तौर पर नहीं समझ सकता था। फिर अचानक मुझे एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे ऊपर से गुजर रही हो। इस समय मैं समुद्र तट के पास भी नहीं था,
और यह चेन्नई की गर्मी का मौसम था। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। जब मैंने देखा कि मेरा हाथ कांपने लगा है तो मैंने सोचा, इसका क्या फ़ायदा, यहाँ से भागो। मैं घर की ओर दौड़ पड़ा और वे कुत्ते भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। आज तक मुझे यह सवाल रहता है कि अगर उस रात वे कुत्ते मेरे पीछे नहीं होते तो क्या होता। लेकिन फिर भी मैं अभी भी भूतों में विश्वास नहीं करता। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।